हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। द हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की थी, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के हों, सीबीएसई को, एनआईएस को, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये चैप्टर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बातें जो है छोटी से छोटी हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। साथ में डिस्प्ले जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम जो है डिस्प्ले होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, Harappa civilization. There is a most important Harappa civilization for the UPSC examination view and the all class student. There is a subject of the history, and there is a syllabus of the Harappa civilization. Harappan civilization was discovered in 1920 to 22 when the two of its most important sites were excavated. There is a where a Harappa on the bank of the river Ravi and the Mohenjo-daro on the bank of the Indus. The first was created by the D.R. Sahni, and the second by the R.D. Banerjee. There is the most important, their finder is the D.R. Sahni, and second was the R.D. Banerjee. On the basis of the archaeological is a finding that Harappan civilization has been to the dated between to the 2600 BC to the 1900 BC, and it is one of the oldest civilization of the world. It is also sometimes referred to as the Indo-Valley civilization. There is also called to the Indo-Valley civilization because it is the beginning to the majority of the settlement discovered were around the plain of the rivers Indus, and it is a tributaries. But today it is a term as the Harappan civilization because Harappa was the first site which is the their light or presence of this civilization. Besides the descent of the archaeologically is a finding indicate that is the civilization was spread most behind the Indus Valley, and therefore it is a better it is a call to the Harappan civilization. There is a most important Harappa civilization. The recently archaeological finding indicated that the civilization was spread much beyond the Indo Valley, and therefore it is the better it is called as the Harappan civilization. It is the first urban culture of India, and it is a contemporary with the other ancient civilization of the world, such as those of Mesopotamia and Egypt. The Harappa civilization did not be appear all of a sudden. It is developed gradually from earlier is a Neolithic village culture. It is a belief that is a better technology to the exploit. There is a fertility plan of the rivers Indo-Mine has resulted in increasing of agriculture production, and this led to be a production a large surplus to the feed and the maintain non-agriculture people such as the artisan administration, etc. It also help in the promotion of exchange or trading contact with the distance or the distance regions, and it is a bothly prosperity to the Harappan people, and they were able to the set up sites. There is a most important here. By around the
1000 BC is a several origin culture developed in a different part of the subcontinent, which is also based on the use of the stone and copper tools. And this is a Chalcolithics is the culture which led outside the Harappan zones were not so rich and the flourishing. And this is a basically ruler in the nature. The origin and development of this culture is a placed in there is a chronologically span between to the Sirica is a 2000 BC to the 700 BC, and this is are found in the western and central India are described as a non-Harappan is a Chalcolithic culture. That is the most important here. यदि हम बात यहाँ पर करें हड़प्पा की सभ्यता की खोज के विषय में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। कहते हैं 1920 में लेके 22 में की गई थी, यानी 1920 से लेके जो है 22 में इसकी खोज की गई थी, जब इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई की गई थी। ये स्थान थे रवि नदी के किनारे बसा हड़प्पा और सिंधु नदी किनारे बसा मोहनजोदड़ो। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। पहले स्थान खुदाई की गई थी इसमें जो है D.R. साहनी द्वारा, यानी पहले स्थान पर खुदाई किसने किया था? D.R. साहनी ने किया था। दूसरे की और जो है R.D. बनर्जी द्वारा किया गया था। यानी इन दोनों ने इसकी खोज बहुत ही सरलतापूर्वक किया था। प्राथमिक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को जो है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है, और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी देखा जाए तो ये विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना गया है, और इसके समय अवधि जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है। कई बार इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आरंभ में इसकी जितनी भी बस्तियां खोज हुई वे सभी सिंधु नदी या इसकी सहयोगी नदी के आसपास ही मिला और इसके आसपास के मैदानों में स्थित थी। परंतु आजकल इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा ही वह पहला स्थान था जिससे इस सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया। और इसके अतिरिक्त हाल ही के जो पुरातात्विक अवशेषों से संकेत मिला है कि सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के पूरे के सुदूर विस्तार तक फैला हुआ था। इसलिए ये जो है बेहतर है कि इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारें। यानी इसको हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाने में ही सही है। ये भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन ही है। यानी इसके ही अंतर्गत जो है मेसोपोटामिया और जो है मिस्र की जो है सभ्यता इसी के ही समकालीन है। समकालीन का अर्थ होता है कि इसके आसपास ही माना गया है। हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन और सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी सिर्फ पुरातात्विक खुदाइयों पर ही आधारित है, क्योंकि उस काल की लिपि को भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ है, इसका विकास धीरे धीरे नवपाषाण युग की जो है ग्रामीण सभ्यता से हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान क्षेत्र से अधिकतम उपज लेने के लिए बेहतर तकनीक का उपयोग के परिणाम स्वरूप कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गई और इसके फलस्वरूप इतनी बढ़ती फसल पैदा होगी जिससे गैर कृषि आबादी के लोगों और प्रशासकीय वर्ग इत्यादि के लिए जो है खाद्य और उनके जीवन यापन के लिए उत्पादन उपलब्ध होने लग गया। इसे दूर दराज के प्रदेशों के साथ विनिमय और व्यापारिक संबंध बढ़ने में भी सहायता मिली होगी। इसे हड़प्पा के लोगों ने समृद्ध आई होगी और वे शहर बसाने के योग्य हो गए होंगे। कहते हैं 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में अनेक प्रादेशिक सभ्यताओं का विकास हुआ और ये भी पत्थर और तांबे के औजारों के उपयोग पर ही आधारित थी। ये ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थी, अधिक समृद्ध और फली फूली नहीं थी। बुनियादी तौर पर ये सभ्यताएं जो है ग्रामीण प्राकृतिक की थी और कलात्मक अनुसार इस सभ्यता के उद्भव और विकास का काल 2000 ईस्वी से लेकर 700 जो है ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ये सभ्यताएं पश्चिमी और मध्य भारत में मिली और इन्हें जो है गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण यानी सभ्यता के रूप में उल्लेखित किया गया। अब देखते हैं हमारा जो है चैप्टर के आधारित पहला पॉइंट क्या है। There is a most important topic here, arrive, origins and extent. Extent is the most important here, origins. There
Archaeological is remind show that before the emergence of the political civilization, there people live in a small village. As the time passed, there was the emergence of a small town will ultimately lead to a fully fledged town and during the Harappa period. The worst period of Harappan civilization is the fact divided into three phases. There is the most important here. The Harappa civilization is divided here or three phases. There is the most important. The first phase here, the earlier Harappan phase is a 3500 BC to 2600 BC. There is the most important here. It was marked by some town planning in the form of mud, structure, elementary trades, arts and craft, etc. And the second here, there is the most important a mature Harappan phase mean 2600 BC to 1900 BC. There is also important and it was the period in which there we are noticed well-developed town with the worn bricks structure, inland and the foreground trade, craft, various types, etc. That is the most important. But here also important here third point. The third point here, the later Harappan phase. There is the time of 1900 BC to the 1400 BC. It was there is a phase of decline during which maybe cities were abandoned and their trade are disappeared to lead to there is a gradually is decline of the significance urban trades. There is the most important here. Let us first have a glance over to geographical extent of the Harappan civilization. There the archaeologically is excavations or reveals that is a culture was spread over is a vast area which include not only their present day state of India such as Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, West Uttar Pradesh, but also is a Pakistan and some part of Afghanistan. There is the most important here. The Harappan civilizations is area here Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Western Uttar Pradesh, and also the Pakistan and some part of Afghanistan here is the most important. And some important site of this civilization are is a Madan is a Jammu and the Kashmir as a short ghai of Afghanistan. Harappa is a western Punjab, Pakistan is a Monojodharo and Chandrodaro in the Sindh. Is Kalibanga and the Rajasthan. Lothal is the Dorovira and the Gujarat as the Banwalis is the Rakhu Gari is the Haryana. And Damanbad is the Maharashtra will the Sutkandar on their Makram coastal near of Pakistan-Iran border and the westernmost site of Harappan civilization and is a Ali Garpura is a western Uttar Pradesh is a mark in the terrain most are limit. There is the most important here the area of the Harappan civilization found here. The location of the settlement of suggests that Harappa, Kalibanga on or Ghagar, Hardak is generally associated with there is a Los river Savarmati. Monojodharo exists was their heartland of the civilization and most of the settlement are localized in their religions and this area has a content to uniform feature is a term of the soil types, climate and substance or pattern. And the land was of flat and depended on the monsoon and the Himalayan river for the supply of water. Due to the district of the geographically feature, agro-pastoral is the economic was the dominant feature in the regions. And besides there is the urban settlement of the Harappan where on many sites of inhabited by there is the primitive or communities is a consisting of the stone age, hunter-gathering or pastoral nomads which is the exit of side by side. Some side is a serve as a port of trading out of post. It is maybe noted that the important determinant of the civilization are well is a planet cities and a specialized art and craft is a trade, textiles, script, etc. In this is a respect Harappan culture is a fulfill all this is a criteria for began called as the urban culture.
देखिए हमारा जो यहाँ पर आया है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो कहते हैं कोई भी एग्जाम हो, इसमें जो है हर एग्जामिनर जो है हड़प्पा सभ्यता का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर डालता है। चाहे वो आपके जो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हो, चाहे इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो हर जगह जो है आपको जो है हड़प्पा सभ्यता कल्चर के विषय में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए जो है ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो या तो इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जो है स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उनके सिलेबस में हड़प्पा कल्चर है तो इसका मतलब है ये टॉपिक उनके लिए जो है रामबाण की तरह होगा, एक कहते हैं ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, क्योंकि ये चैप्टर समझ लेने से कई मानने में उनको जो है कई क्वेश्चन जो है जो सही सही कर सकते हैं। इवन की बहुत बातें जो है इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इसलिए इसको आप जो इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना और पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें था क्या। कहते हैं जब आप पूरे चीज़ को समझ लोगे ना अच्छे से, तो आपके पास समझने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा और सभी आंसर जो है बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में दे सकते हो। तो चलिए अधिक बात न करके हमारा टॉपिक जो है उस पर आते हैं, जिसमें हम है उद्भव और विस्तार। देखिए हड़प्पा कल्चर का उद्भव कैसे हुआ और इसका विस्तार कहाँ तक है, ये बात सबसे पहले माइंड में आपके आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्राथमिक अवशेषों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले लोग छोटे छोटे गाँवों में रहते थे। जनरली सी बात है, हमें जो है प्राथमिक अवशेष मिले उसी से हम पता चलेगा, जिसको हम पहले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समय बीतने के साथ साथ छोटे कस्बे बने और इन कस्बों में हड़प्पा काल के दौरान पुनः विकसित शहरों का विकास हुआ। वास्तव में हड़प्पा काल की संपूर्ण अवधि को 3 चरणों में बांटा गया है। देखिए ये 3 चरण जो है कई मानने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने बहुत चीज़ उनके बदलाव को देखेंगे। आरंभिक हड़प्पा काल जो है अगर जो है यहाँ पर 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व इस काल के विस्तार का उल्लेख मिलता है और इसके मिट्टी से बने ढांचे, आरंभिक व्यापार, कला और शिल्प इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। यानी जो है 3500 से लेकर 2600 के बीच में देखा जाए तो इनका जो घर का स्ट्रक्चर होती थी मिट्टी से बनाई जाती थी। लोग व्यापार भी करते थे, कला शिल्प इत्यादि में काफ़ी सक्षम थे। अगर दूसरे काल की बात करें जो है प्रयुक्त हड़प्पा काल कहलाता है, जो 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक माना गया, यानी एक समय अवधि दी गई है। इसमें क्या था, यह जो वह चरण है जब उन्हें जो है भट्टे में पकी हुई ईंटों से बने ढांचे वाली जो है भली भांति विकसित शहर, स्वदेश और विदेश व्यापार और विभिन्न प्रकार के शिल्प देखने को मिला है। देखिए सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो कि ये लोग जो थे शहर में रहते थे और हर तरह के व्यापार जो है वो करने में सक्षम थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है ना। उसके पश्चात थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उत्तर हड़प्पा काल के रूप में इसको लिया गया है और इसकी समय अवधि आपको पता ही है क्या है। ठीक है, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व तक माना गया है और यह पतन का काल था। ठीक है, यानी देखा जाए तो 19वीं शताब्दी से 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर जो है 1400 ईस्वी पूर्व तक ये कहते हैं पतन का काल था। देखिए पहले में क्या था, गांव में विकास हुआ उनका, फिर वो शहरों की तरफ चले गए, उसके बाद जो है उनका उत्तर जो हड़प्पा काल में आए तो इनका पतन का काल देखने को मिला। तो यही बात कहते हैं कोई भी सभ्यता अगर उच्च कोटि पे पहुंच जाती है तो उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। तो ये कोई दो राय नहीं, सच्चाई है। ये बात हमारे जीवन पे भी आधारित होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को महान बड़ा कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी पतन का जो है स्टार्टिंग यहीं से हो गया है। तो ये हड़प्पा कल्चर हमें बहुत बातों को जो है समझाती है। यह पतन का काल था जिसके दौरान शहर जो है उजड़ने लग गए थे और व्यापार समाप्त हो गया था, जिससे धीरे धीरे शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं लुप्त होती चली गई। कहते हैं आइए सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के जो भौगोलिक विस्तार का जायजा लेते हैं कि भाई जो इसकी भौगोलिक विस्तार है कहाँ तक फैली हुई है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। यदि हम बात करें पुरातात्विक खुदाइयों से पता चला है कि यह सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में फैली थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सुराग मिला है। इसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो है कहाँ तक ये फैली हुई थी, जिसमें न सिर्फ भारत के आधुनिक राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे, बल्कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग भी शामिल थे। आप सोचिएगा कि उनको ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। दोस्तों ये पता तब चलता है जब हमें उसी प्रकार के कुछ अवशेष जो है उन क्षेत्रों में भी हमें मिलता है, चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे अफगानिस्तान में। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र में अगर वो चीज़ मिला है जो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिली है और उधर साइड भी मिली है, तो इसका मतलब है ये इसका विस्तार को जो है रिप्रेजेंट करता है। इस सभ्यता के कुछ स्थान जो है जम्मू और कश्मीर में जो है माडा
अफगानिस्तान में जो है सारत तुलाई, और पश्चिम जो है पंजाब में, पाकिस्तान में हड़प्पा सिंधु में मोहनजोदारो, और जो है चंदूधारो राजस्थान में कालीबंगन, और गुजरात में लोथल, और जो है धोलावीरा हरियाणा में बनवाली, और जो है राखी गाड़ी महाराष्ट्र में दाई मावाद, और जबकि मकरान तट पश्चिम ईरान के सीमा के पास है। पर स्थिति और तुर्को गोंदोर हड़प्पा सभ्यता सुदूर पश्चिम छोड़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीर इसके सुदूर पूर्वी सीमा है। तो ये आप समझ सकते हो कि इसका विस्तार हर क्षेत्र में देखने को मिला है। इसका मतलब ये सभ्यता जो थी बिल्कुल विकसित थी, यानी ये सभ्यता हमसे भी काफ़ी आगे थी, और इन्होंने हर बात जो है इसके समक्ष आती है। जब हम इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी सभ्यता कितनी विकसित थी और उनकी क्या विशेषताएँ थी। कहते हैं आबादियों के स्थान के संकेत हमें तब मिले जब हड़प्पा सभ्यता के जो है कालीबंगन जो है घंगर हकड़ा नदी के किनारे पर, जिसे आमतौर पर लुप्त नदी सरस्वती के साथ भी जोड़ा जाता है, यानी घाघर जिसको हम हकड़ा नदी के किनारे पर बसा था, जिसको आज जो है लुप्त सरस्वती नदी के साथ जोड़ा जाता है। मोहनजोदारो की धुरी पर जो है इस सभ्यता का प्रमुख स्थल था, यानी मोहनजोदारो की धुरी पर जो है इस सभ्यता का मुख्य स्थल था, और अधिकांश आबादी इसी क्षेत्र में जो है स्थित थी। मिट्टी की किस्म और वातावरण, रहन सहन की पद्धति से परिचय में इस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषता भी हमें पता चली है। यहाँ की जो है भूमि समतल थी और सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए मानसून और जो है हिमालयी नदियों पर निर्भर होते थे। यानी देखा जाए तो ये भी मानसून पर निर्भर थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हिमालय नदियों पर निर्भर थे, यानी हिमालय से जो नदियां निकलती थी इससे वो काफ़ी फायदा उठाया करते थे। यहाँ की विशेष भौगोलिक विशेषताएं और जो है कृषि पशुपालन संबंधी व्यवस्था इस क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक था। हड़प्पा की शहरी आबादी के अतिरिक्त अनेक ऐसे स्थल थे जहाँ पर पाषाण युग के शिकारी जो है संग्रहकर्ता और घुमंतरू चरवाहों वाला जो है प्रागैतिहासिक काल के समुदाय के लोग भी साथ साथ रहा करते थे। कुछ स्थल बंदरगाहों और व्यापारी स्थलों के रूप में काम में लाए जाते थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शहरीकरण को निर्धारित करने के प्रमुख कारक व्यापारी था, यानी अगर देखा जाए तो शहर को जो जोड़ने वाला मुख्य धंधा था वो व्यापार था, कर प्रणाली थी और लिपि इत्यादि होते थे। शहरी सभ्यता कहलाए जाने के लिए हड़प्पा सभ्यता इन सभी मानकों पर खरी उतरना बहुत जरूरी था। अब देखिए इसके विस्तार के बारे में और अगर हमें समझना है तो हमें इसके मैप भी देखने पड़ेंगे। ये इंग्लिश में नहीं था बट हिंदी में आपको मैप दिखेगा, और मैप से आप समझ सकते हो कि इसकी जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस मैप में आप पंजाब के जो मैप भी दिख रहा होगा आपको, ये पूरा विस्तृत मैप है, और इलाहाबाद हो या लाहौर हो, रवि हो या हड़प्पा तो मुल्तानी बालू भगवानपुरा, बहुत सारे क्षेत्र जो है जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कल्चरों का जो है विस्तार पूर्वक आप अध्ययन कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो इसका मुख्य केंद्र जो था मोहनजोदारो को ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो थी फैलाव अगर अफगानिस्तान तक थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये मैप भी साफ शब्दों में दिखाने के लिए तैयार है, और इसको आप समझ सकते हो कि इसकी फैलाव काफ़ी विस्तृत थी, यानी काफ़ी क्षेत्रों में जो ये सभ्यता थी फल फूल रही थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इस सभ्यता का अंत का कारण भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा, जिसको हम जो है चैप्टर के अंत में जो है डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी
सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।